दोस्तों नमस्कार। चाय पे चर्चा विद भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोटद्वार में हूँ उत्तराखंड में, और यहाँ पर कोटद्वार में अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं। मेरे साथ बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति और पूर्व विधायक कोटद्वार और वर्तमान में नगर निगम के अध्यक्ष जो कि भारी बहुमतों से विजयी हुए हैं। उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी। और बड़े कर्मठ और जुझारू नेता हैं। मैं इनको पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। और आज मैंने सोचा कि जब नगर निगम के चुनाव हो गए हैं और जो नगर की समस्याएं हैं, जिनमें कि मेरा भी घर, क्योंकि मेरा भी जो होम टाउन है वो कोटद्वार ही आता है, और भाई साहब से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब जब समय मिला है, जब नगर निगम की दूसरी पारी खेलने के लिए जा रहे हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, खासतौर पे पिछली बार यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जो है, जब 2018 में चुनाव हुए थे नगर निगम के, पहली बार जब नगर निगम की घोषणा हुई तो 2018 में चुनाव हुए थे। उसमें कांग्रेस की सरकार थी और 5 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम बनने से जो भी ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम से जुड़ा उसके कवर उसमें आया नगर निगम के अंतर्गत, तो उसमें कुछ इस तरह का विकास हुआ हो कि उसमें कहा जाए कि नगर निगम बनने से कोटद्वार को खास तौर पे बहुत ही लाभ हुआ हो। तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब जब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रांत में, हमारे राज्य में उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहा इसको जाता है। और नगर निगम की दूसरी पारी कोटद्वार में जो देखने को मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, और जिसमें कि शैलेंद्र जी ने बहुत बहुमत से जो है विजय प्राप्त की है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या क्या जो है आगे प्लानिंग है, किस तरह से वो कोटद्वार को जो है एक विकसित जो है कस्बे के रूप में, विकसित सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो शैलेंद्र रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। तो शैलेंद्र जी बताइए, किस तरह से आप देखते हैं कि पिछले वर्ष का जो 5 वर्षों का कार्यकाल था कांग्रेस का, और वर्तमान में जो अब आपके पास पारी आई है और आपको जो है एक जो है डायरेक्शन करने का मौका मिला है, तो आप किस तरह से कोटद्वार की गतिविधि को चेंज करना चाहेंगे? हाँ, ये नगर निगम का जो समस्याएं हैं बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ नगर निगम है, और पिछले जो 5 सालों में काम ना भी हुआ होता कोई बात नहीं, उसमें होमवर्क भी हुआ होता, उसको कहीं 0% से कहीं 40%, 50% पे भी लाया होता, तो वो 0 से शुरू ना होता। कई चीजें हैं, जैसे भूमि संबंधी विषय को उठा लीजिए आप, तो अभी जो हमारे पास पंचायत घर हैं, अन्य राजस्व विभाग की भूमि है, कई जिला पंचायत की भूमि, वो स्वामित्व अधिकार मानते हैं लेकिन वो अभिलेखों में नहीं है। अब जाकर जो है हमने 0 से वो अपनी भूमि जो है उस पर काम करना शुरू किया। अब दिक्कत कहाँ आती है कि दिक्कत जो हमारे पटवारी हैं एट प्रेजेंट, 4 पटवारी क्षेत्र हैं, सने, सुकरो और मोटरहांगर, कलाल घाटी, 4 पटवारी यहाँ कार्यरत हैं। लेकिन उन पे इतना बड़ा काम होता है, कभी वीआईपी ड्यूटी, कभी विवादित मामले फील्ड में जाना देखने, कभी जो है पटवारी चौकी में जाना, तो वो कामों से ऐसे घिरे रहते हैं कि हमारे काम, निगम के काम वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर रास्ता निकाला कि कैसे होगा, तो फिर एक सेवानिवृत्त पटवारी को हायर किया निगम से, उसको मानदेय जो है तय किया गया। फिर सारे पटवारियों को, चारों पटवारी को बैठा के उनसे कहा गया कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा भार है कार्य का, इसलिए आप इनको फोटोकॉपी दस्तावेज उपलब्ध करा दीजिए, ये पहले पूरा होमवर्क कर लेंगे और उसके बाद आपके सामने रख देंगे। उसके बाद आप सत्यापन इसका ग्राउंड में जाकर जो है सत्यापन कर लेंगे। फिर रिपोर्ट तो एट प्रेजेंट पटवारी लगाएगा, तब जाकर भूमि का फिर हम देखेंगे कि कौन सी भूमि निगम के अधिकार क्षेत्र में, कौन सी एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में, कौन सी जबरदस्ती जो है स्वामित्व का अधिकार लेकर बैठे हुए हैं जिला पंचायत। तो ये सारी चीजें पहले तो ये हो जानी चाहिए थी 5 साल में, और अगर नहीं भी हुई थी तो कहीं 10%, 20%, 30%, 40% कहीं वो काम खड़ा होता,
तो आज हम उसको 40% से ऊपर दौड़ाते, लेकिन वो 0 से जा रहा है। तो जब भूमि नहीं उपलब्ध होगी तो विकास के कार्य क्या होंगे? हम लोग चुनाव में भाषण दे रहे थे कि यहाँ पे खेल मैदान बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, व्यायाम के कुछ पॉइंट बनाएंगे जहाँ एक्सरसाइज उपकरण लगें, तो ये सारी 0 पे हैं। तो इसलिए एक विषय ये। दूसरा विषय, नगर निगम का अभी नगर पालिका दिख रही है। वो जो नगर पालिका हमारी कोटद्वार थी उसी ढांचे में बैठी है, तो उससे जो है दिक्कतें हो रही हैं। कर्मचारियों के बैठने की जगह नहीं है, मेयर के ऑफिस की जगह नहीं थी, बहुत कंजेस्टेड था, बहुत खराब ऑफिस था। तो जो चीज़ सारी व्यवस्थित होनी चाहिए, तो बिल्डिंग के हिसाब से भी वो व्यवस्थित नहीं, उसके लिए भी जगह ढूंढी जा रही है। प्रयास है कि वो वहाँ से हटा के, लोगों से चर्चा मशवरा करके वहाँ से हटा के वो कहीं आउटर में निगम का ऑफिस बने, ताकि वो जो बाजार के बीच की जमीन है जहाँ नगर पालिका नगर निगम का कार्यालय चल रहा है, वहाँ पे कुछ और चीज बढ़िया खुली जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिले। आपका मोटर नगर है, मोटर नगर नगर पालिका के कार्यकाल में जो है वो पीपीपी मोड पे दे दिया। ठेकेदार ने उसको जब बनाना शुरू करा तो वहाँ उसको लगा कि मेरा पैसा नहीं आएगा। उसने जब अपने को फेल होता हुआ देखा तो उसने आधार बनाया कि मुझे पूरा पोजीशन नहीं दिया भूमि का। तो पूरा पोजीशन नहीं दिया तो वहाँ जो है जो नगर पालिका में बैठे थे उन्होंने जो है उनको उनकी जो भी शिकायतें थी, जो भी उनके आधार थे, उनको रिसीव करते रहे। आखिरकार वो कोर्ट चला गया तो नगर निगम ने इन 5 सालों में कई मजबूत जो लीगल एडवाइजर है उसके माध्यम से मजबूती से न्यायालय में पैरोकारी नहीं करी। तो पैरोकारी नहीं करी तो वन साइड जो है उस पर फैसला हो गया। तो उसका नीचे लोअर कोर्ट में जो है आधार बन गया कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। तो अब जाकर उसमें भी लॉयर बदले जा रहे हैं, अच्छे लीगल एडवाइजर रखे जाएंगे ताकि उसकी आगे जाके पैरोकारी हो। और वो खड्डा बना हुआ है, सालों से खड्डा बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से समस्या ही कह लो उसे। तो जब वो भी बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण समस्या है। और अब आ जाइए आप जो गोखले मार्ग है, गोखले मार्ग में पूरी सब्जी मंडी खुली हुई है। तो मैं अभी एक सब्जी मंडी शिफ्ट करके आया हूँ, शिफ्ट हुई या नहीं हुई, बेलाडार से ऊपर पूरी सब्जी मंडी थी। वो पूरी सब्जी मंडी पूरा इंक्रोचमेंट कर दिया था। तो मैं एक दिन गया घूमने वहाँ, तो वो पूरी सड़क जो इवनिंग वॉक होती थी उसमें मंदिर तक लोग जाते थे, उसमें पूरा अतिक्रमण दोनों साइड में पूरा पड़ा। तो मुझे लगता है भाई साहब के कहने से शायद अब जो है मैं वहाँ गया, फिर उनको बोला कि हटाओ इसको, नगर निगम के अधिकारियों को। फिर एक विकल्प है भाई, लोगों को सब्जी भी चाहिए, लोगों को अतिक्रमण भी नहीं चाहिए, खुली रोड भी चाहिए, वाहनों का आवागमन भी होता है सड़क पे। तो ये सारी चीज व्यवस्थित हो जाएंगी अगर कहीं पे इनके लिए भूमि की व्यवस्था हो जाए। तो वो किसी प्राइवेट लैंड थी किसी की, उन्होंने अपनी भूमि उपलब्ध कराई। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा व्यक्ति भी पैसे कमाएगा, लोगों को सब्जी भी उपलब्ध होगी, लोग घूमने के लिए, वाहनों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, सारी चीजें जीवित रहेंगी। तो वो व्यवस्थित करा है। अभी मैं गया नहीं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो नहीं, हमने देखा उसको, वहाँ पे निगम व्यवस्थित हो गया, 2 जगह शिफ्ट हो गया। निगम उगम को बोला गया कि यहाँ पे लाइटिंग वीटिंग लेवल उबल करो, लाइट वीट लगाओ, यहाँ पे इनको स्थापित करो। तो निगम के अंदर अभी आवारा पशुओं का विषय है। आवारा पशु बहुत बड़ा, ये सांड जैसे हैं, मुझे लगता है इतने सांड है कोटद्वार में, निराश्रित पशु हैं। जी जी जी। अभी मेरे कार्यालय में एक बहन आई, तो बड़ी आक्रामक थी, कहने लगी आपकी निगम की गाड़ी पशुओं को ले जा रही है, ये है वो है, मैं पशु प्रेमी हूँ। मैंने कहा बहन पशु प्रेमी तो तुम हो, लेकिन हमारे भी पूर्वज पशु प्रेमी थे जो पशु पालन करके उनसे अपनी जीविका चलाते थे। तो हम भी पशु प्रेमी हैं।
तो आप लेकिन ये लोगों को मार रहे हैं शहर में, कई लोग जान गंवा चुके हैं, कई लोग उनके उससे दुर्घटना में भाई साहब, शिकार मेरे वो हुए। विजय नेगी, शायद आप जानते होंगे, मेरे पड़ोस में है। उसकी माँ को तो उन्होंने सींग से ऐसे मारा कि आज भी वो आंटी अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, पिछले 2 साल से। तो वो समस्या भी है। अब उस समस्या को भी देखते हुए कि साहब वो कल पशु क्रूरता कहते हैं, हम गाड़ी में भर रहे हैं तो उसको पशु क्रूरता हो गया। लेकिन आम समस्या क्या है, वाइल्ड लाइफ में अगर बाघ आतंक वो फैलाता है, आदमखोर हो जाता है, तो उसको सरकार भी शूट करने का आदेश देती है। जी। तो निगम एक जिम्मेदार संस्था है, अगर वो उनको कहीं ले जा रही है, शिफ्ट कर रही है, तो ठीक स्थान पे कर रही होगी। सरकारी कर्मचारी हैं, उस पे सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो हम सब लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए। तो वो बहन चुप हुई, फिर उस पर भी काम शुरू किया है। उसके साथ साथ विषय क्या था, उसको कमजोर विषय था कि गाड़ियां नहीं थी। हमारे पास वो नगर निगम के पशु पास। पकड़ने वाली एक ही गाड़ी है, तो फिर एक गाड़ी का ऑर्डर दिया। लेकिन संस्था में ऐसे नियमों का वो है कि वो पालन करने पड़ेंगे। बोर्ड की बैठक में उस गाड़ी के लिए पैसा प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तब पैसा उसको वो होगा, उपलब्ध होगा। तो वो धीरे धीरे जो है बोर्ड की जब बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव पास होगा, तो तब दूसरी गाड़ी आएगी। ये बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, जो आज पूरे भाबर में कम से कम 1000 नंदी सड़कों में घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाहनों के आवागमन में बाधाएं हैं, लोगों के चलने फिरने में भय बना हुआ है। तो ये और यहाँ पर जो है नंदी गौशाला नहीं है। नंदी गौशाला नहीं। अब नंदी गौशाला कहाँ से बनेगी कि भूमि नहीं है। तो वो ये एक चीज दूसरे से उलझी हुई है। तो ये सब आपको करवाने पड़ेंगे। पूर्ण है, तो इसको लोगों की आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। लोगों की अपेक्षा है मेरे से। लोगों ने बहुत भारी समर्थन से मुझे जिताया। लोगों को बिल्कुल दिखना भी चाहिए, जब किसी को वो ज्यादा समर्थन से जिताते हैं तो लोग चाहते भी हैं कि तुरंत सारी चीजों का समाधान हो जाए। लेकिन समाधान करने के लिए समय चाहिए होता है। कि नंदी गौशाला बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, भूमि नहीं है। भूमि चाहे पहले भूमि चिन्हित करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे निगम के नाम पे, तब जो है शासन से पैसा मुक्त होगा, उसके उस योजना के लिए पैसा आएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये है। और उसके साथ साथ जो है शहर में पार्किंग नहीं है। अभी मैं उसमें गोखले मार्ग में गया तो वहाँ पूरी सब्जी मंडी लगी हुई। तो बातचीत हुई, तो कुछ लोग व्यापारी लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने कहा इसके तीन विकल्प हैं। या तो सब्जी मंडी खोलनी है तो अपनी दुकानों में खोलो, एक नंबर। दूसरा नंबर, या तो मैं सब्जी मंडी खाली कर दूं। तीसरा नंबर, सब्जी मंडी ही बनानी है तो मैं इसको लॉक कर दूं, है ना। नीचे स्टेशन रोड वाली लॉक, भाग सिंह गली स्ट्रीट लॉक, ये सब लॉक हो जाए, तुम्हारी परमानेंट सब्जी मंडी हो जाए। तो वो आप किस बिंदु पे तैयार होंगे, वो व्यापारियों की एक अलग बैठक बुलाई हुई है। अब होली के बाद आज के बाद तय करेंगे, उनके साथ मशवरा करेंगे। उनकी भी समस्याएं बहुत सी हैं। कुछ यहाँ पर निगम की जो आय है वो बहुत सीमित कर रखी है। सीमित ऐसे कर रखी है कि सब्जी वाले फल वाले से पैसा ले रहे हैं, तो वो कर्मचारी जो है 20 रुपए की पर्ची काटता है, उससे कह दिया कि लाओ 10 ही दे दो। तो इनकम पे भारत सरकार के भी नॉर्म्स हैं कि निगम की आय होगी तो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी तो वो बजट ज्यादा देंगे, और कम होगी तो बजट कटौती भी होगी। तो उस पे भी देखा गया है। कई जगह जो है नया निगम होने के कारण से जो है उनके अभिलेख पूरे नहीं है, अप टू डेट नहीं है। कर्मचारी बिना उनको उस पद के लिए वो ठीक थे या नहीं थे, उस पे भी नहीं देखा गया। तो ऐसी भी शिकायत आई है कि जो आवास कर शहर पे लगता है वो 22-23 और 23-24 और 24-25 का नोटिस भेज दिया गया।
वो व्यक्ति 22-23 और 23-24 की रसीद लेके गया निगम में कि ये तो मैंने जमा कर रखा है, ये रसीद है। तो इसका मतलब उस पे भी जो है वो बहुत कमियां हैं। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारा अधिकारी ऊपर बैठा है, वो उन टेबलों को ठीक से नहीं देखता। ये टेबल ठीक है, ठीक चल रही है, इसके लेजर ठीक है या नहीं है, अभिलेखों में क्या कमी है, वो भी नहीं देखा गया। तो कई चीजें, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है शहर में। एक इसमें एक बहुत बड़ी, जैसे मेयर साहब, एक जो समस्या दिखती है हमें कि जो रोडवेज का बस अड्डा है और जीएमओ का बस अड्डा है वो एक ही सामने है लगभग, और वो पिछले मतलब कई वर्षों से वहाँ पे वहीं पे जो है मूर्त रूप से। लेकिन जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, आज से 25 साल पहले मैं अगर जब हम कॉलेज वगैरह जाते थे, स्कूल जाते थे, तो इतनी आबादी नहीं थी। अब आबादी जो है लगभग 15 गुना बढ़ चुकी है शहर में। तो आबादी का घनत्व जिस तरह से बढ़ा है, उस हिसाब से वहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं होती है। रोडवेज और जीएमओ की बिल्कुल मार्केट के अंदर है। अगर उस बस अड्डों को, दोनों को शहर से दूर कर दिया जाए, जैसे कि हमने देहरादून में देखते हैं कि जो आईएसबीटी है वो बिल्कुल शहर से एक किनारे पर कर दिया गया, तो बहुत अच्छा है। वहां से जिसको जाना है भाई सीधा वहां तक। उससे क्या होगा कि एक रोजगार भी उत्पन्न होगा, जो हमारे ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, उनके लिए एक रोजगार भी उत्पन्न होगा कि वो उतनी दूर तक जो है लोगों को वहां पर पैसेंजर को लेके जा सकते हैं। और रोडवेज का है और दूसरा है जीएमओ का, तो या तो हम उसको कोडिया की तरफ लेके जाएं या फिर सनेह की तरफ उसको स्थानांतरित किया जाए। इस पर आपका क्या प्लानिंग है? नहीं, सारी चीजों की एक ही वो है, मुख्य बिंदु जो है भूमि उपलब्धता। भूमि उपलब्ध होगी तो सब चीज व्यवस्थित होगी। जी। हमारे पास सब्जी मंडी सेपरेट होनी चाहिए, पार्किंग सेपरेट होनी चाहिए, ऑटो की पार्किंग नहीं है, ई रिक्शा की पार्किंग नहीं है, टैक्सियों की पार्किंग नहीं है, सड़कों में घूम लगाए रहते हैं। आपका जो है सब्जी मंडी सेपरेट नहीं है, आपका मीट मार्केट सेपरेट नहीं है, तो कैसे करके व्यवस्थित होगा? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है और इसको कैसे करके हम सुधार करके लाएंगे, उस पे हमारा काम शुरू हो गया। हम शुरू कर दिया। पहले तो ये चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। शहर में एक सुरक्षित स्थान नहीं है घूमने का, वॉकिंग पॉइंट नहीं है। तो अब उसके लिए ढूंढा है, एक जगह शहर के अंदर हमने ढूंढा है कि 1.5 किलोमीटर का स्पेस है, हेरिटेज स्कूल के बाद कैनाल की नहर है, उस पे हम एनओसी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन में एनओसी आ जाएगी, तो उस पे हम सड़क ऊपर से इंटरलॉकिंग बिछा देंगे, आपका रेलिंग लगा देंगे, आपका कुछ व्यायाम के इक्विपमेंट लगा देंगे, आपकी लाइटिंग कर देंगे। तो आदमी आएगा, वहाँ पे पार्किंग की जगह है हेरिटेज के सामने, और पार्किंग में वहाँ पे खड़ी करेगा अपनी गाड़ी और 1.5 किलोमीटर का स्पेस में घूमेगा फिरेगा और उसके बाद अपने घर जाएगा। नहीं तो सड़क में तो बड़े भय रहता है, कोई वाहन वाला, स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाले की चपेट में आ जाए, दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसा ढूंढा जा रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है अब। लेकिन उसको कब वो धरातल पर दिखेगा, जब दिखेगा तो लोग स्वीकार करें। एक मेयर साहब, एक आजकल भाई आई एक मेरा जो प्रश्न है मेयर साहब, मतलब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कि बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। अब क्योंकि आप एक कर्मठ नेता रहे हैं, हमने आपको जुझार नेता के रूप में देखा है, तो एक्सपेक्टेशन वहीं बढ़ जाती है जिस प्रकार से मोदी जी से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई है। तो जैसे कि पिछले कई वर्षों से जिले की मांग चलती रही है, कोटद्वार जिला होना चाहिए भाई। नगर निगम तो हो गया, पर नगर निगम में अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर अब हम कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अभी अपना वक्तव्य दिया, इसमें समय लगेगा और जनता भी ये मानती है कि भाई आपको जब बागडोर सौंपी गई है तो 4 साल 5 साल का समय दिया गया, तो उसमें आप ये काम करेंगे। और आपने बताया भी कि भूमि का वो है, सरकार से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, ठीक है। अब जिले के रूप में तो बहुत समय से ये चल रहा है। आपने भी शायद जिले के लिए आप पहले नेता थे उत्तराखंड में जिन्होंने कोटद्वार को जिले के रूप में एक बार शायद इस पे मंत्रणा भी की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं से, और जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उस समय आपने मंत्रणा भी की। इस पे क्या कुछ हमें भविष्य दिखता है कि जिला बनेगा तो कुछ होगा? अब जिला बहुत बड़ा विषय है।
हम तो समय समय पे प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सरकार का वो क्या उसमें, क्योंकि जिले के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएगा पैसा, संसाधन कैसे जुटेंगे, नया जिला डेवलप करना है, तो खाली राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको घोषणा कर दो फिर रोक दो, वो अलग विषय हो जाता है। जिला पहले भी घोषित था और जिले की मांग यहाँ पर बहुत अति आवश्यक है कि जिला यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का आदमी 216 किलोमीटर का सफर तय करके जिला हेडक्वार्टर से अपना काम करके लौटता है, और कभी कभी वो 2-3 दिन रुकना भी पड़ता है, वहाँ होटल का भार भी उसको पड़ता है, रहने का और टिकने का और खाने का। तो जिले की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन कब उसको स्वीकार किया जाए सरकार के ओर से, नहीं, ये महत्वपूर्ण विषय है। जी जी, हम तो यही चाहेंगे, जनता तो यही चाहती है कि एक्चुअली समस्या यहाँ आ जाती है कि जिन लोगों के चुनकर भेजा जाता है वो बाद में अपने वायदे भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका विषय है, क्योंकि हमने आपको ग्राउंड स्तर पे काम करते हुए देखा है, जब आप विधायक थे उस समय जिस तरह से आपने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, जो नहरें थी रोड के किनारे उनको आपने जो है रोड के रूप में बदला। तो उस समय हम स्कूल पढ़ते थे और उस समय हमने देखा है, तो हम उस चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आपसे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, हम आपको भावी जो है विधायक के रूप में भी देखते हैं मेयर साहब कि आप जो है कोटद्वार के विधायक के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि आप अभी से, वर्तमान में आप मेयर जो है पद पर हैं विराजमान, तो अभी से आप इन पे ग्राउंड वर्क कार्य जो है शुरू कर दें। ये जो है जनता की आपसे अपेक्षा रहेगी। नहीं भास्कर जी, मुझे 5 साल के लिए लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है, और 5 साल मतलब 25 और 5 30, सन 2030 तक मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। मेरा कोई दूर दूर तक विधायक पद से कहीं सोचना नहीं है। पहले मुझे जिस पद पर जनता ने दायित्व दिया है उस पद को कुशलतापूर्वक मैं संचालित कर लूं, जो समयावधि उस कार्यकाल की है। बाकी पार्टी का विषय होता है, पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो विषय पार्टी के ऊपर है, लेकिन हम पहले जो हमको दायित्व दिया है उसको संचालित करेंगे। अच्छा, ये जो पदमपुर जो रोड है ना, बाकी तो देवी रोड भी चौड़ीकरण उसमें हो गया, घराट रोड का भी चौड़ीकरण है, जो पदमपुर जो रोड है वो जो सीधा मार्केट में जुड़ती है, जहां पर कि कैंट एरिया भी है हमारी इंडियन आर्मी का, वो रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। उसमें मतलब इतना जाम की समस्या रहती है कि जिसकी कोई हद नहीं, आम जनता बड़ी परेशान है और उसको भी बहुत समय हो गया है। वो तो शायद मुझे लगता है कि नगर निगम के अंडर में आता होगा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें दो विषय आते हैं। एक तो अगर सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया है तो उस पर निगम और प्रशासन मिलकर जो है उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है। अगर निजी भूमि में किसी की दुकान बनी हुई है और सड़क की आवश्यकता है तो उसके लिए जो कंपनसेशन होता है वो सरकार तय करती है, और उसके बाद उनको हटाया जाता है एक्वायर करके। तो कौन सा विषय है मेरी जानकारी में अभी है नहीं, उसमें तो जो अतिक्रमण है वो कौन मेरे सा ख्याल से कौन सा विषय है, मुझे लगता है कि उस सड़क में, सरकार के चिन्हित हैं उसमें। उस सड़क में अब जो नए बन रहे हैं वो पीछे हटके बन रहे हैं, क्योंकि वो पहले चिन्हित वो हैं। अब तो नियम ऐसे आ गए हैं कि जो भी सड़क के किनारे भवन बनेंगे इतनी दूर हटके बनेंगे, नहीं तो आप तो नक्शे भी पास होते हैं और वो तोड़े भी जाते हैं बाद में। लेकिन पहले नहीं था ऐसा, पहले जिसकी मर्जी सड़क को घेर के बन जाता था तो बन जाता था, कोई ऐसे संस्थाएं देखती भी नहीं थी। उनमें चिन्हित भी हुए थे, उनमें क्रॉस के निशान भी। मेयर साहब, जो ये आपका मेन नजीबाबाद चौराहा हम जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे हमारे ऑटो चालक भी खड़े रहते हैं, जिस पे रेड लाइट भी लग गई है, वहां से लेकर जो SBI वाला तक का, जो जहाँ पे SBI है, जिसको हम राज होटल बोलते थे, कौन सा होटल था? हाँ, मच्छी मार्केट था। तो वहां पे जो इंक्रोचमेंट है ना, उसको हम स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं, और वो चिन्हित भी किए गए कई बार। लेकिन वो इतना, बीच में हमने डिवाइडर भी लगा रखा है, लेकिन इस तरफ की जो रोड है जिसमें खोखे हैं बहुत सारे, ठीक है, हमारे भाइयों के, व्यापारी भाइयों के, तो वो उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। मतलब वो जगह उतनी की उतनी है, रिफ्यूज कॉलोनी, तो उनके लिए कहीं और जो है नहीं, उनसे बातचीत हो रही है, और उनको बताया भी गया, उनके जो नगर निगम के माध्यम से नोटिस भी गए हुए,
वो 1947 के बाद वो अलॉट हुई जमीन जब देश आजाद हुआ, और रिफ्यूजी क्वार्टर के नाम से 1900 उनको कब के? 47 के बाद 47 के बाद। रिफ्यूजी क्वार्टर के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनको बोला गया है, और उनसे कुछ लोगों से वार्ता भी मेरी हुई है कि आपको अलॉट है तो आपको हम कहीं और कमिटमेंट के करके जो है पहले बना के शिफ्ट कर दें। अब वो उनका इशू है, वो स्वीकार करें नहीं करें। वो नहीं करेंगे तो फिर निगम जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उस पे जाएगी। नहीं, इस पे और मैं समझता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में निगम अगर जाएगी तो वो सारे गिरासों की कैटेगरी में, क्योंकि हर पुल हो, भवन हो, उसकी एक आयु सीमा होती है। बिल्कुल। और जब आयु सीमा पार कर जाता है तो वो गिरासू में आ जाता है। गिरासू तो फिर मतलब उसके बाद न्यायालय अगर अच्छा, तोड़ दिया जाएगा। न्यायालय अगर नेचुरली न्यायालय में निगम चला गया तो निश्चित रूप से फिर उनको दिक्कत होगी। उनको समझा दिया गया है कि आप जब रास्ता आपको मिल रहा है, आपके कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, आप तो खाली रह रहे हो, 2 कमरे छोटे छोटे हैं, आपको निगम फ्लैट बना के दे रही है, 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, और नया बना के दे रही है, तो आपको क्या परेशानी हो रही। तो बहुत लोग तो मान गए, उसमें मेरी बातचीत हो गई एक दौर की, और बल्कि उससे पहले निगम ने उनको नोटिस भी जारी कर दिए। वो उस परिप्रेक्ष्य में आए भी थे कि हमारे पास नोटिस आ रखे हैं। तो मैंने समझाया है कि हमारी शहर की जगह है, वहाँ पे पार्किंग बननी है, वहाँ पे कोई मार्केट बनेगी, कोई योजना बनेगी, तो उनको एक रास्ता निकाला गया कि हम जो भी काम करेंगे शहर में, किसी को प्रताड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं। हमने अभी ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ बैठक कर ली कि तुमको क्या परेशानी है, तुमको निगम से या मुझसे क्या मदद चाहिए, क्या अधिकारियों से मदद चाहिए, उनकी मांगे आ गई। हमने जो स्वीपर जो सफाई कर्मी हैं उनके सुपरवाइजर जो हैं उनके साथ बैठक हो गई, उनकी जो मांगे थी उनकी सुन ली गई क्या, और हमारी जो उनसे अपेक्षा थी, अपनी अपेक्षा में भी सहमत उनको कर लिया। अब व्यापारियों की बात है कि व्यापारियों के बहुत बड़े इशू हैं कि कई लोगों के 15 का 30-30 सालों से दुकानों का रिन्यू नहीं हुआ, किराया नहीं आया, रिन्यू होता तो किराया बढ़ता, फ्री होल्ड का विषय है उनका, आपका गोखले मार्ग में सब्जी मंडी का विषय है। तो उनको उनकी बैठक चल रही है। फिर उसके बाद स्वीपरों की बैठक होगी, जो सफाई कर्मी है हमारे, उनको क्या परेशानी है। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष देश में जो है 2011 की गणना है, सेंसर 2011 का लगा हुआ है। जो नए निगम हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, 11 और 14, 25 हो गए, 14 साल में आबादी घनत्व तो बहुत बढ़ गया। तो उस मानक से जो है हम पे सफाई कर्मी नहीं है, निगम के कर्मचारी नहीं है, निगम के अधिकारी नहीं है, तो उससे जो है बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जहाँ 8 स्वीपर लगने थे वहाँ 4 ही स्वीपर की वैकेंसियां हैं। तो वो सारी चीज़ें बैठ के तय की जा रही हैं कि कौन सी चीज़ें आउटसोर्स से कराई जाएं, कौन सी चीज़ें आउटसोर्स से हमको सरप्लस हो। अभी जो सफाई कूड़ा ले जाने वाला है वो आउटसोर्स में जाएगा, तो आउटसोर्स में जब जो हमारे स्वीपर उस काम में लगे हुए हैं वो सरप्लस होंगे। तो यहाँ जो गांव में या शहरों में जहाँ स्वीपर की संख्या कम हो रही है तो एक दो हर वार्ड में बढ़ेंगे, 50-60 की संख्या है वो। इसलिए बहुत सी चीजें हैं, उसको समझने के लिए और समझ के करने के लिए कैसी करी जाएंगी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सबको बैठा के पहले कर्मचारियों की समस्या क्या है, सफाई कर्मियों की समस्या क्या है, सफाई सुपरवाइजरों की समस्या क्या है, व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, रिक्शा ये ऑटो वालों की क्या समस्या है, टैक्सी यूनियन की क्या समस्या है, आपका ये ई रिक्शा वालों की क्या समस्या है। सारी समस्याओं को पहले समझ लें, और मैं समझता हूँ कि अप्रैल से हम काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल सब्जी मंडी कहाँ लगेगी, ऑटो वाला कैसे कहाँ पे देखना है। फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था होनी है शहर के अंदर, परमानेंट व्यवस्था की तो जुगाड़ी नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी हमारे पास भूमि का पता नहीं है। जिला पंचायत जो है कई बिल्डिंगों में अपना स्वामित्व का अधिकार दिखाती है, लेकिन उनको भी चिट्ठी गई है हमारे माध्यम से,
कि आपके हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो भी संपत्ति है उसका अभिलेख हमको उपलब्ध कराओ, वो भी देखा जाएगा। अभिलेख होंगे तो ठीक है, वो मालिक हैं, अभिलेख नहीं होंगे तो फिर हम क्लेम करेंगे कि हमारी निगम की संपत्ति है। तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और सारी चीजें देख समझ के, क्योंकि ऐसा होता है कि नया जो 5 साल निगम का ढांचा रहा वो बड़ा कमजोर रहा, और उस ढांचे में अगर 10, 20, 30% भी काम हुआ होता तो उसको 30 से आगे दौड़ाया जा सकता था, लेकिन वो जीरो पे खड़ा है। खाली लाइटें लगी नगर निगम में और जो बजट आया वो सड़कों में दिया गया, बाकी तीसरा काम कुछ नहीं हुआ, कहीं भी कोई काम नहीं किया गया। जैसे मूल निवास कुछ बोलोगे? मूल निवास का जो ये अभी आंदोलन चल रहे हैं 1950 भू कानून, बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भू कानून बोल देंगे। ठीक है। मेयर साहब, मैं आपसे अगला प्रश्न जो है पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से भू कानून की मांग चल रही है पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, आपके देहरादून से लेकर हल्द्वानी से लेकर कोटद्वार, आपके पूरे गैरसैंण तक, जिसको कि राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था। तो भू कानून और मूल निवास को आप किस रूप में देखते हैं? जबकि अभी धामी सरकार ने मूल निवास पर जो अभी नया कानून बनाया है उसमें 250 जो है वर्ग मीटर की भूमि खरीदी जा सकती है। इस तरह का तो पहले भी प्रावधान था, कभी जो है 500 वर्ग हेक्टेयर का भूमि खरीद सकते थे। लेकिन जो जिस भू कानून की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि जब देश आजाद हुआ था और भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया था देश में, तो उसमें साफ साफ ये बात कही गई थी कि 1950 से पहले जो लोग जिस प्रांत में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वो वहां के मूल निवासी के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जब उत्तराखंड राज्य बना 2000 में, तो उसके बाद से अलग अलग नेताओं ने, चाहे वो नित्यानंद स्वामी हो, उसके बाद से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरह के भूमि अधिग्रहण के नियम बनाए और बाहर वालों के लिए रास्ता खोला। और 2017 में तो बिल्कुल इसकी मतलब अतिवृष्टि ही हो गई। 2017 से क्या हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह जी की जो सरकार थी, उन्होंने तो वेलकम ही कर दिया और पूरे सारे पहाड़ बिक गए हमारे। आज की डेट में अगर हम जब अपने गांव में जाते हैं तो सुनने में आता है ये पहाड़ भी फलाने ने को बिका हुआ है, मुंबई के लोगों ने खरीदा हुआ है, ये गुड़गांव के लोगों ने खरीदा हुआ है, ये फलाना जो है विशेष वर्ग के लोगों ने इस पे अधिकार जमा लिया। समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने बनाया है वो कानून, विधानसभा में पास हुआ है, और जब भी ऐसे कानून बनते हैं वो फिर उसके बाद कहीं पे अगर त्रुटि होती है, कहीं पे कमी छूट जाती है, तो उनको विधानसभा के माध्यम से ही जो है संशोधित किया जाता है। और भू कानून सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की आवश्यकता थी, पहाड़ के राज्य बनाने की आवश्यकता थी लोगों की, और इसीलिए पहाड़ की समस्याओं को देखते हुए इस राज्य की मांग उठी। मैदान अलग विषय था, मैदान यूपी में था और मैदान में सारे संसाधन हैं, व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। पहाड़ में अव्यवस्था थी, विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी, इसलिए राज्य की मांग उठी। और आज जो है भू कानून, सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ तो माननीय पुष्कर धामी जी को, कि उन्होंने भू कानून बनाया है, वो सख्ती से लागू होना चाहिए। रही बात राज्य की, तो राज्य में मेरा अपना व्यक्तिगत वो है एक विचार कि भू कानून सख्त हो और जो भी बाहर के लोग अपने व्यापार खोलना चाहते हैं वो लीज व्यवस्था हो, एग्रीमेंट लीज डीड बने और वो रेंट पे लें लोगों से, ताकि लोग जमीन बेचने के लिए बाध्य ना हो, और 15 साल 20 साल के लिए उनको एग्रीमेंट में दें ताकि उनको किराया भी मिले, वो जीवित भी रहें, उनके आय के संसाधन भी बढ़े। ये चीजें एक दूसरे से जोड़ के, क्योंकि उसको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पैसा हम लोगों में, पहाड़ के लोगों में अभी भी पैसे का अभाव लगता है। जो बाहर चले गए वो हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस में हो गए लोग, बड़ा व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जो लोग वहाँ हैं, जो निवास कर रहे हैं वहाँ मूल निवासी हैं, उनके आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए भू कानून भी सख्त की जरूरत है, और लीज व्यवस्था भी अति आवश्यक है। और दूसरा
जब लीज व्यवस्था होगी तो बाहर के लोग व्यापार करने आएंगे, कोई होटल बनाएगा, कोई अन्य चीज बनाएगा, और उसके साथ साथ चेकबंदी भी आवश्यक है जो सरकार ने की। चेकबंदी की बात पिछले कई वर्षों चेकबंदी से हो रही है, वर्षों से चल रही है, लेकिन चेकबंदी में इम्प्लीमेंट हो क्या नहीं है, पा रहा है। चेकबंदी बहुत जटिल विषय है। चेकबंदी में हमारे दस्तावेज जो अभिलेख हैं वो चुस्त दुरुस्त नहीं है। अभिलेख मेरा परदादा जी रहते थे, मेरे दादा ने वो अभिलेखों में सुधार नहीं किया कि मेरे पिताजी जो है स्वर्गीय हो चुके हैं और अब उनकी भूमि मैं हकदार हूँ। ऐसे कई दस्तावेजों में जो है बहुत त्रुटियां हैं, उनको पहले सही करा जाएगा, फिर चकबंदी किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इच्छा शक्ति रखी है, उसको चकबंदी को भी कहा है कि चकबंदी भी होना चाहिए। चकबंदी से क्या है कि चकबंदी से इंडस्ट्री खुलेंगी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां खुलेंगी, तो सरकार जा रही है इसमें काम करने। और मैं समझता हूँ कि सरकार की जब इच्छा शक्ति है तभी विधानसभा में ये वो कानून पास हुआ है। भाई साहब एक जो है मेरे साहब, एक जो क्वेश्चन है, जो ज्वलंत क्वेश्चन है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा ये आग पकड़ने वाला है कि अब जो है लोकसभा के सीट भी बढ़ने वाली हैं, उसका परिसीमन होने वाला है, और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होने वाला है 2026 से। ठीक है जी। तो अब ये जो इसका आधार है वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ता है। ठीक है, जब 1947 में देश आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब जो है 150 करोड़ हो चुकी है या 200 करोड़ हो चुकी है। तो अब परिसीमन होगा और उसके आधार पर विधायक भी बढ़ेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, लोकसभा के जो सांसद है उनकी संख्या भी बढ़ने वाली है। तो इस पे होने वाला है, तो जिसका बेस होता है जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या जो है उत्तराखंड में वो तो मैदानी इलाकों में है, देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, इन्हीं उधम सिंह नगर है, इन्हीं में रह गई, इन जिलों में रह गई। अब जो हमारे गोस्ट ब्लेजेस बन चुके हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि विकास पहाड़ों का होना चाहिए, उन पहाड़ों का विकास तो हो नहीं रहा है। अब वहां तो जनसंख्या रही नहीं, वो पलायन चली गया। रिवर्स पलायन पे भी सरकार ने 25 सालों में कुछ दिखता नहीं है प्रैक्टिकल रूप में। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे करेगी सरकार? क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर पहाड़ों का विकास करना है तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको परिसीमन करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर करेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो पहाड़ तो पहले उनका विकास जो है हाशिए पे था, अब तो और ज्यादा हाशिए पे होने वाला है। जो हिमालय राज्य हैं उनमें विषम परिस्थितियां हैं, और चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, ये अलग हैं पूरे देश से इनकी स्थितियां। और आज जो परिस्थितिवश, क्योंकि पलायन जो है हमने जानबूझ के नहीं किया, हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, मुझे अपना फैक्ट्री में नौकरी चाहिए थी, मैं उसके बहाने नीचे उतर गया मैदान में। और वो जब वहाँ नौकरी करी मैंने 2-4 पैसे कमाए, तो मैंने वहीं अपना भूमि की व्यवस्था करी और वहीं मैं बस गया, मकान बनाया। तो उससे जो है ऊपर की आबादी कम हो गई, पहाड़ी क्षेत्र की। तो उससे हमारी जनसंख्या पहाड़ों में बहुत कम हो गई, गांव के गांव खाली हो गए। राज्य की जब मांग उठी तब भी यही चीजें आई हैं। लेकिन अब ये सुना जा रहा है ना, बहुत लोग कह रहे हैं कि रिवर्स प्लान पे काम कर रही है सरकार। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं दरियाकोट का रहने वाला हूँ, लैंसडाउन के पास मेरा गांव है, और मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैंने करीब 18 साल नौकरी कर ली है, दिल्ली में नौकरी करी मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सरकार ऐसी व्यवस्था करे, तो मैं क्यों उस गाँव में रहूँ जहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। मेरा छोटा भाई था, वो लैंसडाउन से आगे अदरे खाले, वहां से उसकी गाड़ी नीचे आ रही थी, गाड़ी क्रॉस होते वो ब्याल में गिर गया, जो है उसमें गिर गया, वो पहाड़ी से नीचे, वो वहीं उसका मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई? 1 घंटे तक जीवित था, और जब गांव वालों ने उसको उठाया, हाँ, और जब उसको लैंसडाउन में ले गए, लैंसडाउन में तो कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था है नहीं, वो हॉस्पिटल ऐसी है, कोटद्वार लाने की कोशिश करे तब तक उसने दम तोड़ दिया। अब तो जब उस एरिया में हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल वहाँ बांझ पड़ गए हैं, ठीक है, जो सरकारी स्कूल थोड़ा बहुत है भी, और 1-2 परिवार गांव में, तो उसकी क्या रिवर्स प्लान? मैं क्यों जाऊं मेरे गांव में, कैसे जाऊं? मैं तो करना चाहता हूं। और सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी ये उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि हिमाचल है, जो है कश्मीर है, ये मतलब चीन, चाइना जैसे बॉर्डर पे, चाइना जैसे जो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, उससे सटे हुए हैं। तो किस प्रकार अब बाहर के लोग वहां चले गए, कुछ विशेष समुदाय के चले गए, उनकी सांठगांठ से तो कब्जा भी हो सकता है आने वाले समय में। तो हम लोग अगर वहां जाएंगे तो हम तो जो है उसकी रक्षा करेंगे। भारत, ये उत्तराखंड
कि जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ के नागरिक से बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। जो जिस एरिया में रहता है, दार्जिलिंग के जो दार्जिलिंग में जो लोग वहाँ के निवासी हैं, अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ नेता चुनाव लड़वा दो जी, मैं तो भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं जानता, न मैं उनकी संस्कृति के बारे में जानता हूँ, तो मुझे क्यों वहाँ पे ऐसा बसाया जा रहा है? आम आदमी को, जो वहाँ का नागरिक है, उसको क्यों नहीं बसाया जा रहा है? ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। नहीं, क्षेत्रफल बहुत मुख्य बिंदु है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है विधानसभाओं का परिसीमन हो। बिल्कुल सही। आबादी के आधार पर होगा तो बहुत बड़ा एरिया जो है एक विधानसभा में होगा, और नीचे मैदान में बहुत छोटा एरिया जो है एक विधानसभा में होगा। उससे जो है विकास बाधित होगा। आवश्यकता तो पर्वतीय क्षेत्र को विकास की है, आवश्यकता अगर है हेल्थ की, आवश्यकता अगर शिक्षा की है, आवश्यकता अगर रोजगार की है, आवश्यकता अगर पर्यटन की है, तो वो ऊपर है। और ऊपर अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो परिसीमन भी क्षेत्रफल की, जब हमारा क्षेत्रफल होगा तो वहाँ विकास की योजनाएं भी ज्यादा जाएंगी क्षेत्रफल के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। होना चाहिए जो राज्य के हित में, जो हमारे हित में, क्योंकि हम भी तो पहाड़ से आए हैं। अब एक पहाड़ से मेरे साहब एक सवाल और है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं कि जो समय समय पर अलग अलग बातें करते रहते हैं। अभी जो है गालियों का जो विषय चला हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी गालियां दी हैं। एक तरह से पूरा साला का शब्द का भी यूज किया गया और पहाड़ियों को बोलकर जाहिल कहा गया है। तो इस पे आपका क्या सोचना है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए और ऐसे लोगों को यहाँ से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको अपनी सीमाओं में रहकर बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तभी उसका जो है मान प्रतिष्ठा लोग स्वीकार करते हैं कि अच्छा है। और अगर कोई व्यक्ति नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करता है तो मैं समझता हूँ वो स्वयं के लिए भी ठीक नहीं होता और समाज के लिए भी ठीक नहीं होता। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अगर कोई भी राजनेता इस तरीके की शब्दावली प्रयोग करता है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, ये आने वाले राजनीति के लिए भी खराब है। पर जहां तक देखा जाए तो मैंने जब इस सब्जेक्ट पे रिसर्च किया तो पता चला कि वित्त मंत्री जी ने अपने जो विधायक निधि का कोटा होता है 33% तक उन्होंने यूज किया है। आप समझ सकते हैं कि 70% उन्होंने यूज तक नहीं किया है। और इसमें हमारे धन सिंह रावत जी में जिन्होंने कि केवल 29% ही यूज किया है। तो मतलब वो फिर विकास कहाँ रह गया जब 70% तो पैसा वहीं पड़ा हुआ है? कौन हॉस्पिटल खोलेगा, कौन कॉलेजेस खोलेगा? तो ये मतलब एक बहुत ही हमें मतलब बड़ा आज का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बड़ा समस्या से इन बातों से ग्रस्त है कि हम जो है बाहर के धक्के खा रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ पे हिमाचल की आपने बात करी, हिमाचल में आर्टिकल 371 है। हिमाचल में कोई आदमी वहाँ सेब की खेती हो, किसी तरह की भी खेती हो, उसको इतना बढ़ावा दिया जाता है कि घर घर वहाँ पे जो है संपन्न किया गया उनको सरकार के द्वारा। इसलिए हम हर समय हमारे भू कानून के जो आंदोलन कर रहे हैं वो उन्हीं की बातें कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन ये कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं मेयर साहब, आप काफी जागरूक है, कर्मठ है और बहुत ही क्रांतिकारी आपकी सोच है। जिस तरह से आपसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बातों को बड़े ही सूझबूझ तरीके से और बड़ी कर्मठता से रखा और बड़े ही जो है सॉलिड तरीके से आपने रखा। आपने कोई भी लाग लपेट नहीं किया कि आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से अगर हैं तो आप जो है कहीं पे उसको लाग लपेट करके बोलेंगे। आपने जो बात कही सीधी कही। इस बात में जो है मुझे लगता है कि जनता जब ये वीडियो देखेगी तो बहुत ही उनको अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में ऐसा नेता है जो कुछ करना चाहते हैं। अगर इनको मौका दिया जाए तो बहुत ही आगे भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हम इनसे अपेक्षा करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य हो। और नगर पालिका का जो 5 साल का कार्यकाल है आपका, जिसमें कि अभी हमने जो भी डिस्कशन किया, ये हम जो है 5 साल बाद फिर बैठेंगे इन बातों पर और हो सकता है कि आपको जो है आप सारे कार्यक्रम जो भी आपकी प्लानिंग में है, जो है आपके वो घोषणा पत्र में है, वो पूरे हो जाएं। और वाकई जो है ये बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी कोटद्वार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच।